हेलो फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं आपके लिए लाइब्रेरी साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फीचर ऑफ एन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। तो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम मीन्स कि जो लाइब्रेरी के अंदर हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं, लाइक कोहा, ई ग्रंथालय, लिप्सिस। जिसका पहला ऑप्शन है कॉमन डाटाबेस फॉर ऑल ऑपरेशंस। यस, कोई भी सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें एक्सेस कराता है एक लाइब्रेरी के अंदर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं लाइब्रेरी में, लाइक की कैटालॉगिंग से लेकर सर्कुलेशन तक, सभी के अंदर। सेकंड ऑप्शन है सपोर्ट फॉर मल्टीपल ब्रांचेस। यस, ये भी करेक्ट आंसर है यहाँ पे कि कोई भी जो इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है वो लाइब्रेरी के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। अगर एक लाइब्रेरी की डिफरेंट ब्रांचेज है तो वहाँ पर डाटा को मेंटेन करने में और उसकी शेयरिंग करने में। थर्ड जो ऑप्शन है कंटिन्यूस बैकअप, किसी भी ह्यूमन एरर या सिस्टम फेलियर की वजह से हमारा जो डाटा है लाइब्रेरी का वो लॉस ना हो जाए, इसके लिए हमें कंटिन्यूस बैकअप लेते रहना चाहिए। और फोर्थ जो लास्ट ऑप्शन है मैनुअल कैटलॉगिंग। मैनुअल कैटलॉगिंग यहाँ पे अभी कंसिडर नहीं किया जाता है, बिकॉज करंटली जो हमारी लाइब्रेरी सिस्टम है इसके अंदर जो कैटलॉगिंग है मेनली मैनुअली ही किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ऑप्शन रहेगा रॉन्ग, वो है मैनुअल कैटलॉगिंग। और जो इसका करेक्ट जो एसेंशियल फीचर्स हैं वो है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टर्म ऑटोमेशन इन 1936। जो टर्म ऑटोमेशन है उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन नंबर 1 है DS हार्डर, सेकंड एलन ट्यूरिंग, थर्ड एलोन्जो चर्च एंड फोर्थ जॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है DS हार्डर, जिन्होंने ऑटोमेशन टर्म को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। ये जो टर्म यूज़ किया था ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए यूज़ किया था, जहाँ पर कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म करें, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग का सबसे कम इंटरवेंशन रहे। एलन ट्यूरिंग जो है इनका रिलेशन है कंप्यूटर साइंस से। एंड जो नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी एलोन्जो चर्च, जो इनका संबंध है वो है कंप्यूटर साइंस से, जो फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन्होंने दिए थे एंड मैथमेटिकल लॉजिक एंड कंप्यूटेशन के साथ में। एंड जॉन है, इनका जो मेनली रिलेशन देखा जाता है वो है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड AI है उसके साथ में। तो इन तीनों ने ही जो टर्म है हमारा ऑटोमेशन उसको नहीं इंट्रोड्यूस किया था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टास्क अंडर द सर्कुलेशन कंट्रोल मॉड्यूल ऑफ एन इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। यानी कि जो हमारा लाइब्रेरी का कोई भी लाइब्रेरी सिस्टम, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं, कि जो लाइब्रेरी के अंदर हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूल्स रहते हैं। तो उस मॉड्यूल में से एक रहता है सर्कुलेशन कंट्रोल मॉड्यूल, जिसके अंदर हम डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। तो यही पूछना चाह रहा है कि जो टास्क हम परफॉर्म करते हैं तो इन चारों में से ऑप्शन कौन सा नहीं परफॉर्म करते हैं। तो जो सर्कुलेशन कंट्रोल मॉड्यूल है उसके अंदर फाइन कैलकुलेशन किया जाता है, जितने भी लॉस्ट मटेरियल्स है या बुक्स और लेट सबमिट की है या रिटर्न की है लेट बुक, तो उसका फाइन कैलकुलेट करते हैं। सेकंड यूज़र मैनेजमेंट, जो यूज़र मैनेजमेंट है इसके अंदर जितने भी यूज़र्स हैं हमारे उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जितने बुक्स वो लेके गए हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। देन जो ऑप्शन नंबर 4 है D इशू रिटर्न ऑफ आइटम्स, ये जो मेनली सर्कुलेशन कंट्रोल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो हमारे यूज़र है, पैटर्न्स है, उन्हें बुक इशू करना एंड देन वापस रिटर्न करना। तो इसमें से कौन सा टास्क नहीं रहेगा? तो आप समझ गए होंगे कि वेंडर डाटाबेस मैनेजमेंट जो है सर्कुलेशन कंट्रोल मॉड्यूल का पार्ट नहीं है। बाकी जो तीनों हैं हमारे ऑप्शन A, B एंड D इसका पार्ट है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा इनमें से टास्क नहीं परफॉर्म किया जाता है सर्कुलेशन कंट्रोल मॉड्यूल में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। अभी हमने जो लास्ट पीछे एक क्वेश्चन देखा था जिसमें पूछा गया था कि ऑटोमेशन
टर्म किसने दिया था, और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। सबसे पहले कि ऑटोमेशन का जैसे बताया था कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना वर्क की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है वो है रिड्यूस डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। यस, लाइब्रेरी के अंदर हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं कि वर्क की डुप्लीकेसी कम हो। सेकंड, इंक्रीज ह्यूमन रिसोर्सेज कॉस्ट। नहीं, ह्यूमन रिसोर्स की जो कॉस्ट है वो डिक्रीज करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ना कि इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा लाइब्रेरी ऑटोमेशन का। ऑप्शन नंबर सी है हमारा इम्प्रूव यूज़र सर्विसेज। यस, यूज़र जो है हमारा पैटर्न्स रहते हैं उनकी सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए और अच्छी उन्हें सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, इन्हांस रिसोर्स शेयरिंग। अगर कहीं भी जो लाइब्रेरीज हैं हमारी एक से ज़्यादा ब्रांचेज है तो उनके अंदर रिसोर्स की शेयरिंग करने के लिए हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी जो है हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है लाइब्रेरी ऑटोमेशन का। तो इनमें से ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं हम आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंस्टीट्यूशन took the initiative to start the abstracting periodical entitled The Indian Science Abstracts in 1936। जो हमारा periodical है इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट्स, उसको किसने पब्लिश किया था या उसका जो इनिशिएटिव है किसने लिया था, कौन से इंस्टीट्यूशन ने लिया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर जो है कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। उसने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया था। एंड इसके साथ में ही आप देख सकते हैं कि सभी क्वेश्चंस के अंदर आफ्टर ऑप्शंस वहाँ पर करेक्ट आंसर के साथ में नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि अगर जैसे इस क्वेश्चन नंबर 5 में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है तो वो करेक्ट क्यों है, एंड अदर्स जो ऑप्शन है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है तो वो क्यों है, उसका रीज़न यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है। आप उसे भी रीड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक और क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द मेथड ऑफ पैसिव अटैक टू स्टील अनऑथराइज्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन करते हैं कि क्या पूछना क्या चाह रहा है। तो ये कह रहा है कि जो पैसिव अटैक है उससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहले समझ लेते हैं पैसिव अटैक क्या होता है। तो पैसिव अटैक के अंदर क्या रहता है कि जो इन्फॉर्मेशन है हमारे कंप्यूटर में उस इन्फॉर्मेशन को चुरा लिया जाता है, बट उस इन्फॉर्मेशन को कोई भी डैमेज नहीं होता है, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को, ओरिजिनल डाटा को। एंड सेकंड जो रहता है आपका वो रहता है एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक के अंदर जो ओरिजिनल डाटा है उसको क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है, डैमेज कर दिया जाता है, या फिर कह सकते हैं अल्टर कर दिया जाता है। तो जो पहला ऑप्शन है क्या है, ब्राउज। ब्राउज के अंदर जो ओरिजिनल डाटा है उस डाटा को क्या करेंगे, वो स्कैन कर लेते हैं तो पर्सन अनऑथराइज्ड है, चुरा लेता है। इन्फ्रेंसिंग के अंदर क्या करते हैं कि जो डाटा अवेलेबल है उस डाटा को स्कैन कर एक न्यू आउटपुट निकाला जाता है, एनालाइज कर उसका इन्फॉर्मेशन का एक कंक्लूजन निकाला जाता है। जो थर्ड है वायरसेस तो आप सभी जानते हैं कि वायरस क्या होता है कंप्यूटर के अंदर। तो उससे क्या होता है कि डाटा डैमेज हो जाता है, कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है उसको हार्म पहुंचता है, जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो डैमेज होती है। इंटीग्रिटी अटैक के अंदर भी सेम यही रहता है कि जो हमारा मेन डाटा है उसको डैमेज किया जाता है। एंड नीचे यहाँ पे हमारा देख सकते हैं कि जैसे ओनली ऑप्शन 1, ओनली 1 एंड 2, ओनली 1, 2 एंड 3, ओनली 1, 2 एंड 4। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, ब्राउज एंड इन्फ्रेंसिंग, बिकॉज ये दोनों जो है किससे रिलेटेड है, पैसिव अटैक से रिलेटेड है। थैंक यू।